The first one is when a single gene has multiple phenotypic effects, the phenomenon is called. तो जब एक जीन कई फंक्शंस कंट्रोल कर रहा होता है, इस कैरेक्टर को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी और उस जीन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन. सो ऑप्शन वाज कोडोमिनेंसी, एपिस्टेसिस, प्लियोट्रॉपी, सेक्स लिंकेज. तो आंसर हमारे पास बनेगा प्लियोट्रॉपी. So the next one is what happens when both alleles of a gene pair independently express in a heterozygote. अच्छा पहले जरा टर्म समझ लीजिएगा. एक टर्म हमारे पास होती है होमोजाइगोट या होमोजाइगस, हेटेरोजाइगोट या हेटेरोजाइगस. होमोजाइगस मीन दोनों अलील्स जो अपना ट्रेट शो कर रहे हैं क्योंकि जब भी ट्रेट शो करना होता है एक अलील के दो ही हमारे पास पेयर होते हैं. तो हमारे पास दोनों अगर अलील सेम हो तो वो होमोजाइगस है और अगर दोनों अलील डिफरेंट हो तो वो हेटेरोजाइगस है. अब यहाँ पे बात हो रही है हेटेरोजाइगोट की, इसका मतलब दोनों अलील्स डिफरेंट है. अब दोनों अलील्स में अगर एक अलील्स अपना फंक्शन शो कर रहा हो तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंसी. दोनों अलील्स अपना फंक्शन शो कर रहे हैं उसे बोलते हैं कोडोमिनेंसी. दोनों अलील्स पार्शियली अपना फंक्शन शो कर रहे हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी. अब यहाँ पे चूंकि बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं दोनों अलील्स, देन इट विल बी कोडोमिनेंसी. सो ऑप्शंस हमारे पास थी डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, ओवर डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी. तो हमारे पास आंसर बनेगा कोडोमिनेंसी का. So next one is a heterozygote offspring quantitatively exceed the phenotypic expression of the both homozygote parent due to. अब याद रखिएगा मैंने इनकम्प्लीट, कंप्लीट और को दोनों तीनों जो है वो पहले एक्सप्लेन कर दिए. अब हमारे पास जो यहाँ पे शो हो रहा है वो ये है कि हेटेरोजाइगस स्टेट में एक अलील अपना कैरेक्टर शो करेगा लेकिन वो अपने होमोजाइगस पेरेंट से भी क्वांटिटेटिवली ज्यादा एक्सप्रेस कर जाएगा अपना कैरेक्टर. तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं ओवर डोमिनेंसी. तो हमारे पास ऑप्शंस थी डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, ओवर डोमिनेंसी एंड को डोमिनेंसी. तो द आंसर इज ओवर डोमिनेंसी व्हिच इज सी. द नेक्स्ट वन, how many genes pairs contribute to the wheat grain color? 1 2 3 4. so 3 जो है वो genes involve होते हैं A, B और C. इनके आगे further alleles होंगे. so 6 alleles will be there. So the next, who for the first time found a white eye mutant in the Drosophila? Option Morgan, Bridges, Coren and D. Varies. तो Bridges ने first time जो था वो white eye mutant male जो था वो identify किया था. Next, which one of the following trait is transmitted directly from affected father to only his son? So father to son, affected जो है father से son में कौन सी trait direct जाएगी? Autosomal, X linkage, Y linked, X and Y linked. Autosomal याद रखिएगा ऐसे traits होते हैं जो मेल से मेल में और फीमेल में भी जा सकते हैं, फीमेल से मेल और फीमेल दोनों में जा सकते हैं. So यहाँ से बात हो रही है डायरेक्ट मेल टू मेल, वो हमेशा Y linked होते हैं. Y linked हमेशा मेल टू मेल ट्रांसफर होते हैं. They will never ever enter into female. So the next one is which phenomenon reduces the chances of the genetic recombination and variation among the offspring? ऑप्शंस हैं लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड डोमिनेंसी. एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास लिंकेज कैरेक्टर है ये हमेशा रिकॉम्बिनेशन के कैरेक्टर को कम करता है. जो कैरेक्टर लिंक्ड होंगे दे विल नेवर एवर फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो रिकॉम्बिनेशन को हमेशा जो कम करता है या फॉलो नहीं करता वो लिंकेज कैरेक्टर होते हैं. तो लिंकेज हमारे पास जीन लिंकेज जो है वो यहाँ पे जो है वो मेन आंसर होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज नॉट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव? हीमोफीलिया ये एक्स लिंक रिसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक रिसेसिव है, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स एक्स लिंक डोमिनेंट है, टीएफएम सिंड्रोम ये भी एक्स लिंक रिसेसिव है. तो आपके पास आंसर जो बनेगा वो बनेगा हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज ट्रेट्स zigzag फ्रॉम द मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू अ कैरियर डॉटर टू अ ग्रैंडसन? जिसे आप zigzag पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कहते हो. तो हमेशा जो एक्स लिंक ट्रेट होते हैं वो zigzag पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन वो भी एक्स लिंक रिसेसिव. तो ऑप्शन थी ऑटोसोमल, एक्स लिंक, वाई लिंक एंड एक्स एंड वाई. तो हमारे पास आंसर बनेगा एक्स लिंक और वो भी एक्स लिंक रिसेसिव. नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हेन अ हेमोफिलिक कैरियर वुमन मैरीज अ नॉर्मल मैन who among her offspring may be affected? All her children, all her daughters, half of her daughters, half of her sons. तो hemophilic carrier woman carries a normal man. तो याद रखना ये अपने sons में जो है वो ट्रांसफर करेगी अपने इन अफेक्टेड अलील्स को. सो हाफ ऑफ हर सन्स जो हैं वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे. सो डेल्टा ऑप्शन ठीक होगी अगर आप इसका जो है वो क्रॉस बना के देखें. सो हाफ ऑफ हिज सन, 50% ऑफ हिज सन, इट विल बी द आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द रिस्क ऑफ द कलर ब्लाइंड चाइल्ड इन अ फैमिली वेयर द मदर इज कलर ब्लाइंड बट द फादर इज नॉर्मल? 100%, 75%, 50% एंड 25%. सो द आंसर इज 50%. जब आप इसका क्रॉस बनाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 50%.
Next, what is the risk of the colorblind child in a family when the father is colorblind but the mother is normal? अब father colorblind है और mother हमारे पास क्या है जी normal. So 0, 25, 50, 100. तो जब आप इसका क्रॉस बनाएंगे so it will be 0%. हमारे पास 0% होगा. उसकी वजह ये है कि फादर अफेक्टेड है तो ये अपना अब नॉर्मल अलील डॉटर्स को देगा और डॉटर्स में दूसरा जो डोमिनेंट अलील है वो मदर से आ रहा है जो कि नॉर्मल है, तो सन में कभी भी नहीं जाएगा, तो जो चारों के चारों बच्चे होंगे दे विल बी नॉर्मली. सो नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ. सो द फर्स्ट वन इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. इन दोनों में डिफरेंस बताना है. तो याद रखिएगा एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप. मिसाल के तौर पे आई कलर, ये हमारी बॉडी का जो है वो एक ट्रेट है, उसकी एक्सप्रेशन की बात हो रही है. तो मैं कहता हूं जी आई कलर इज ब्राउन, मैं कहता हूं हेयर कलर आर ब्लैक, बॉडी हाइट इज लॉन्ग, तो लॉन्ग, ब्लैक, ब्राउन, ये सारे फिनोटाइप्स हैं. जीनोटाइप्स वो जेनेटिक मेकअप, वो जीन्स या वो अलील्स जो फिनोटाइप्स को शो कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं जीनोटाइप. सपोज हमने कहा लॉन्ग हाइट और मैंने कहा इट इज ड्यू टू कैपिटल टी, सो कैपिटल टी इट विल बी द जीनोटाइप और लॉन्ग इट विल बी द फिनोटाइप. सो द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस. याद रखिएगा एक ट्रेट को शो करने के लिए हमेशा दो अलील्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते ही दो हैं. सो इफ बोथ अलील्स आर सेम तो इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस. सपोज कैपिटल आर शोइंग राउंड ट्रेट, स्मॉल आर शोइंग रिंकल ट्रेट, कैपिटल वाई शोइंग येलो कलर, सो ये होमोजाइगस है. हेटेरोजाइगस व्हेन बोथ अलील्स आर डिफरेंट व्हिच आर शोइंग अ ट्रेट. तो अगर दोनों अलील डिफरेंट हैं इंडिविजुअल के अंदर देन इट विल बी हेटेरोजाइगस. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कैपिटल आर और स्मॉल आर, ट्रैक्टर तो राउंड शो होगा लेकिन दोनों अलील्स डिफरेंट हैं देन इट विल बी हेटेरोजाइगस. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम. याद रखिएगा ऑल दोस क्रोमोसोम्स व्हिच आर नॉट इन्वॉल्व in sex determination and they are responsible to control the body functions, they are called as autosomes, whereas those chromosomes which are involved in the expression of the sex they are called as sex chromosomes. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स में से 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं एंड द लास्ट पेयर इज कंसीडर्ड एज सेक्स क्रोमोसोम क्योंकि उसकी बेस पे सेक्स में जो है वो डिटर्मिनेशन होती है. इफ द लास्ट पेयर इज एक्स एंड एक्स इट विल बी अ फीमेल, इफ द लास्ट पेयर इज एक्स एंड वाई इट विल बी अ मेल. नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन अलील एंड मल्टीपल अलील. अलील याद रखिएगा अलील बेसिकली इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. हम ये भी कह सकते हैं पार्टनर ऑफ जीन एंड alleles always form on the base of mutation and when there is a need to express a trait only two alleles will go there क्योंकि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा क्या होते हैं, दो होते हैं. सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं कैपिटल आर कैपिटल वाई, सो आर वाई ये एक दूसरे के क्या हैं, अलील्स हैं. दोनों हमारे पास सेम है तो हमारे पास क्या होंगे, होमोजाइगस. अगर मैं कहता कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो डिफरेंट होना शुरू हो गए, तो कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे के अलील, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक दूसरे के क्या होंगे, अलील होंगे. अगर हम बात करें मल्टीपल अलील्स की तो एक अलील की बेशुमार अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं व्हिच आर फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ म्यूटेशंस, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल अलील्स. सपोज हम एग्जांपल देते हैं ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले आई जीन की. अब उसकी हमारे पास तीन फॉर्म होती है, IA, IB, I0 या स्मॉल i. अब ये जो तीन फॉर्म है जब दो से ज्यादा बढ़ गई देन इट विल बी कंसीडर्ड एज मल्टीपल अलील. हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे ट्रेट्स भी हैं, ऐसे ऐसे जीन्स भी हैं जिनके मोर देन 300 अलील्स आर प्रेजेंट. जितने अलील ज्यादा होंगे उतना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, उतना ट्रेट का एक्सप्रेशन ज्यादा होगा. सो मल्टीपल अलील्स when a gene contain more than 2 alleles. Example हमारे पास blood group. Next है हमारे पास differentiate between incomplete dominancy and complete dominancy. अगर हम incomplete dominancy की बात करें तो heterozygous state पर दोनों alleles partially अपना जो है वो contribute करते हैं और एक intermediate character show हो जाता है. Suppose हम बात करते हैं 4 o'clock plant की तो हमारे पास red flower था, white flower था, R1 R2 जब इन दोनों के मिलने से हमारे पास R1 R2 heterozygous trait आता है तो उसे हम बोलते हैं पिंक. और पिंक के बारे में हम कहते हैं कि दोनों ट्रेट्स ने अपना इंटरमीडिएट जो है वो डेवलप कर लिया है, दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ पार्शली. कोडोमिनेंसी में जब हम बात करते हैं सो बोथ अलील व्हिच आर हेटेरोजाइगस विल एक्सप्रेस देमसेल्फ कंप्लीटली. सपोज मैं कहता हूं जी IA मेरे पास जो था वो एंटीजन A बना रहा था, IB मेरे पास एंटीजन जो है वो B बना रहा है. जब दोनों इकट्ठे होंगे IA IB तो मेरे पास एंटीजन A भी बनेगा और एंटीजन B भी बनेगा, देन द ब्लड ग्रुप विल बी AB. तो जब दोनों अलील्स कंप्लीटली अपना आप शो कर रहे हो देन दिस ट्रेट इज कंसीडर्ड एज कोडोमिनेंसी. So the next one is differentiate between continuous and discontinuous variation. Continuous variation याद रखिएगा ऐसी वेरिएशंस होती हैं जिसमें इंटरमीडिएट ट्रेट्स बहुत ज्यादा होती हैं. एक ट्रेट की कई एक्सप्रेशंस होंगी, दो एक्सट्रीम्स के दरमियान कई वैल्यूज हमारे पास होंगी. और याद रखिएगा ये ऐसी ट्रेट्स होती हैं जिनके बारे में हम कहते हैं दीज आर पॉलीजेनिक ट्रेट्स. बेसिकली दे आर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स. और इनके बारे में हम ये भी कह सकते हैं दे आर क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, यानी यहाँ पे जीन्स की क्वांटिटी मैटर करती है और इन ट्रेट्स के ऊपर एनवायरमेंट का अच्छा खासा इफेक्ट होता है. मिसाल के तौर पर बॉडी हाइट, बॉडी वेट, स्किन कलर, ये हमारे पास जो ट्रेट्स हैं दीज आर कॉन्टिन्यूस.
अगर मैं बॉडी हाइट की बात करूं तो 1 फुट से लेकर 7-8 फुट तक कई वैल्यूज मेरे पास होंगी। तो ऐसा नहीं है 2 क्लियर कट वैल्यूज हैं, उसके दरमियान कई इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं। जबकि डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन की बात करें, सो वी हैव 2 क्लियर कट वैल्यूज, 2 एक्सट्रीम्स, सबसे कम सबसे ज्यादा, यस और नो। तो जब दो आपके पास क्लियर कट वैल्यूज हो, नो इंटरमीडिएट अमंग देम, तो वो आपके पास क्या होती है, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। इसे हम अलीलिक ट्रेट्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर अलील्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसी को हम जो है वो क्वालिटेटिव ट्रेट्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें अलील्स की क्वालिटी मैटर करती है। एग्जांपल हमारे पास रोलिंग ऑफ टंग, या तो टंग रोल हो सकती है या नहीं हो सकती, यस और नो। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन जीन एंड अलील। जीन, याद रखिएगा जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है और इट्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए। Every gene is responsible for the formation of specific protein which will express its trait। तो ये हमारे पास क्या होती है बेसिकली जीन। और अलील्स की अगर हम बात करें तो जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, सपोज कीजिए मेरे पास, मैं कहता हूं जी मेरे पास राउंड शेप को कंट्रोल करने वाला जीन है आर, तो इट मे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल आर। अब जब कैपिटल आर था तो राउंड ट्रेट थी, जब स्मॉल आर होगा तो राउंड की बजाय रिंकल होगी, करेक्ट एक ही है, वो दो डिफरेंट मैनर में शो हो रहा है। सो अलील ऑलवेज एक्सप्रेस देयर ट्रेट इन रिवर्स मैनर, यानी शेप ही कंट्रोल हो रही होगी, एक अगर राउंड कर रहा था दूसरा रिंकल कर देगा, हाइट ही कंट्रोल होगी, एक अगर लॉन्ग करेगा दूसरा शॉर्ट कर देगा। सो अलील्स बेसिकली अल्टरनेटिव फॉर्म्स को कहते हैं एंड दे ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। कैपिटल आर अलील है, कैपिटल वाई अलील्स है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। सो द फर्स्ट वन इज मोनोहाइब्रिड। याद रखिएगा, सपोज कर लीजिए मेरे पास एक तरफ राउंड है, एक तरफ मेरे पास रिंकल है। राउंड इज कैपिटल आर, रिंकल इज स्मॉल आर। मैं दोनों को फ्यूज करता हूं, द रिजल्ट विल बी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये जो मेरे पास F1 में कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा, इट विल बी मोनोहाइब्रिड। मोनो इसलिए क्योंकि एक ही ट्रेट डिस्कस हो रहा है, हाइब्रिड इसलिए क्योंकि ये दो डिफरेंट का मेरे पास क्या आ गया है, मिक्सचर आ गया है। सो दो होमोजाइगस को मिलाने पर जो आपके पास एक हेटेरोजाइगस आता है उसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। सो द नेक्स्ट वन इज डाइहाइब्रिड। अब मोनोहाइब्रिड में हमने एक ट्रेट को डिस्कस किया, मैंने कहा राउंड और रिंकल। डाइहाइब्रिड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पेरेंट्स हैं ये दो दो ट्रेट वाले हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास राउंड येलो है, रिंकल ग्रीन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर दो ट्रेट्स हैं। अब इन दोनों को मिलाने से जो मेरे पास F1 में रिसीव होगा उसे मैं डाइहाइब्रिड बोलूंगा क्योंकि उसके अंदर दो ट्रेट्स होंगे और उन दो ट्रेट्स के दो डिफरेंट अलील्स इन्वॉल्व होंगे। सो ऑफस्प्रिंग ऑफ द पेरेंट्स हु डिफर इन टू कंट्रास्ट पेयर, तो दो कंट्रास्ट पेयर होंगे, ट्रेट्स भी डिफरेंट होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड। So the next one is differentiate between dominancy and epistasis। डोमिनेंस की अगर हम बात करें so it's all about allelic interactions। alleles के जो interactions होते हैं, it's the physiological effect of one allele on another allele of same gene। एक ही जीन के जो दो alleles होंगे उनकी जो आपस में interactions होंगी वो हमारे पास डोमिनेंसी कहलाती है। अब alleles एक ही जीन के होने चाहिए, locus भी सेम होना चाहिए, it may be complete, it may be incomplete, it may be over, it may be co। whereas epistasis की बात करें so it's the physiological effect of one gene on another gene। पहले क्या था, वन अलील ऑफ सेम जीन ऑन अनदर अलील ऑफ सेम जीन, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, इट्स द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन जीन ऑन अनदर जीन। इट मीन दैट एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट कर रहा होगा। सो जीन्स भी डिफरेंट हैं, उनके लॉकस भी डिफरेंट होंगे, उनके क्रोमोसोम्स भी डिफरेंट होंगे। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है बॉम्बे फिनोटाइप। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड ट्रेट्स। सो वो तमाम ट्रेट्स व्हिच आर लिंक्ड विद एक्स दे विल बी कंसीडर्ड एज एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। बेशुमार ऐसे जीन्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे होंगे, उनका कोई भी काउंटर पार्ट वाई पे नहीं होगा, उन्हें बोलेंगे एक्स लिंक ट्रेट, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया। और बेशुमार ट्रेट्स हमारे पास ऐसे हैं विच आर ओनली प्रेजेंट ऑन वाई, उनका कोई काउंटर पार्ट एक्स पे नहीं होगा, दे विल कंसीडर एज वाई लिंक ट्रेट्स, जैसे कि मेलनेस, जैसे कि हमारे पास बियर्ड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपके पास सेक्स लिमिटेड ट्रेट एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। सेक्स लिमिटेड ट्रेट, तो बेशुमार ट्रेट्स हमारे पास ऐसे हैं जो किसी एक सेक्स में वो लिमिटेड होकर रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी एक सेक्स में वो शो होंगे तो दूसरे सेक्स में वो शो नहीं होंगे, जबकि मौजूद वो दोनों में है। मिसाल के तौर पे बियर्ड प्रोडक्शन, ये अलील्स दोनों में हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये शो होता है मेल के अंदर। मैमरी ग्लैंड्स में से मिल्क प्रोडक्शन, ये जीन्स दोनों में होते हैं लेकिन शो होते हैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल में। सो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स आर दोस ट्रेट्स जो कि सिर्फ एक सेक्स में शो होते हैं, दे विल बी लिमिटेड टू अ वन सेक्स। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट बेसिकली क्या होंगे, जो किसी एक सेक्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके बदले में दूसरे सेक्स को कम इन्फ्लुएंस करते हैं। मिसाल के तौर पर बाल्डनेस, ये मेल्स में ज्यादा होती है और फीमेल में बहुत कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंसी एंड रिसेसिव ट्रेट। सो हेटेरोजाइगस स्टेट में जब एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर ले तो वो डोमिनेंट अलील कहलाता है, और जो अलील अपने आप को हाइड कर ले वो रिसेसिव अलील कहलाता है। सपोज हम बात करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हमारे पास रिजल्ट होगा राउंड। अब कैपिटल आर अपना आप एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल अपना आप हाइड कर रहा है। सो इन हेटेरोजाइगस स्टेट द अलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इट विल बी द डोमिनेंट एंड द अलील विच विल हाइड इटसेल्फ उसे रिसेसिव बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप। वाइल्ड टाइप क्या होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट नॉर्मली फॉर्म ऑफ स्पीशीज, जो कि सपोज कीजिए मैं बात करता हूं कि हम बात करते हैं कि ड्रोसोफिला में
अगर हम आई के कलर को देखें तो वो रेड ही होता है। तो जब हम बात करेंगे जी रेड ही होता है, इसके अलावा कोई और चांस है ही नहीं, तो जिस ट्रेड के बारे में आप 100% श्योर होंगे यही ट्रेड है, इसके अलावा कोई और ट्रेड नहीं है, नॉर्मली यही होता है, उसे हम बोलते हैं इट्स द वाइल्ड ट्रेड, जो नॉर्मल कैरेक्टर होता है उसका। और अगर कहीं कोई चेंज आ गया तो हम कहेंगे जी नॉर्मली ऐसा तो होता ही नहीं है, तो ये कोई नया चेंज आया तो वो फिर म्यूटेशन से ही आया होगा। जैसे ड्रोसोफिला में हमने कहा कि उसका जो आई कलर है वो उसका रेड कलर होगा हमेशा, तो वो वाइल्ड ट्रेड है। लेकिन अगर उसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन शो हो जाए तो हम कहेंगे इट विल बी दी म्यूटेंट ट्रेड। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कि ड्रोसोफिला में जब हमने व्हाइट मेल की बात की थी, तो वो व्हाइट मेल हमारे पास एक म्यूटेंट ट्रेड था, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जो वाइल्ड ट्रेड है वो रेड होता है। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ जीन पूल। याद रखिएगा, जीनोम ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन पूल। एक ऑर्गेनिज्म में जितने जीन्स होते हैं उन सबको सम कर लें तो वो जीनोम। जब एक पॉपुलेशन के सारे जीनोम्स को आप सम कर लें देन इट विल बी दी जीन पूल। सो जीन पूल इज इन शॉर्ट इट्स द जीनोम ऑफ अ पॉपुलेशन। सो द नेक्स्ट वन इज वाज पी अ लकी चॉइस फॉर मेंडल, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ही हैड स्टडीड एन 8 कैरेक्टर। इस बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि जी मेंडल जो था वो बहुत ज्यादा लकी था कि उसने सिर्फ 7 ट्रेट्स को ही डिस्कस किया। उसकी वजह यह है जो उसने 7 ट्रेट्स डिस्कस किए थे, 7 ही क्रोमोसोम्स के पेयर मौजूद हैं पी के अंदर, और 7 ही ट्रेट डिस्कस किए गए थे जो कि अलग अलग क्रोमोसोम्स पे मौजूद थे। अब जैसे ही 8वां कैरेक्टर डिस्कस किया जाता तो कंफर्म बात है वो इन्हीं में से किसी एक जो है वो क्रोमोसोम पे मौजूद होता। जब वो इन्हीं में से किसी एक क्रोमोसोम पे मौजूद होता तो वो फिर लिंकेज में चला जाता, जीन लिंकेज में। और हम पढ़ चुके हैं जीन लिंकेज अगर इन्वॉल्व हो जाए तो कभी भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेसिकली जो है वो अप्लाई नहीं होगा। सेग्रीगेशन तो हो जाएगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेंडल बहुत ज्यादा लकी था, उसने सिर्फ 7 ट्रेट्स को ही डिस्कस किया। अगर वो 8th ट्रेट डिस्कस कर लेता तो वो कंफर्म बात है इन्हीं क्रोमोसोम्स में से किसी एक क्रोमोसोम पे होता और वो जीन लिंकेज में चला जाता, और जीन लिंकेज जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करती। सो यही वजह है कि ये बहुत लकी कंसीडर होता है। व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस। याद रखिएगा, एक ऐसा क्रॉस जो पेरेंट्स की जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट वाज द टेस्ट क्रॉस। और इस टेस्ट क्रॉस का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि इसमें हम फिनोटाइपिक डोमिनेंट की मेटिंग करवाते हैं विद रिसेसिव। अब डोमिनेंट हमारे पास हमें मालूम नहीं होता कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। एक ट्रेट आपके सामने रख दिया जाता है, आप उसे फिनोटिपिकली देखकर ये नहीं बता सकते कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस के मुताबिक हम उसकी रिसेसिव ट्रेट के साथ मेटिंग करवा देते हैं। अगर तो 100% डोमिनेंट रिजल्ट आए तो हम कहते हैं जो हमने डोमिनेंट यूज किया वो होमोजाइगस था, और अगर हमारे पास 50-50 का चांस आ जाए तो हम कहते हैं हमने जो डोमिनेंट यूज किया दैट वाज हेटेरोजाइगस। So the next is what would happen if alleles of a pair do not segregate at meiosis? How would it affect the purity of gametes? याद रखिएगा, जब मियोसिस होती है सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रोमेटिड्स की, क्रोमोसोम्स की। अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते इसका मतलब अनइक्वल डिवीजन होगी, जिससे हमारे पास जो फाइनल गमीट्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद में अबनॉर्मलिटी होगी। किसी एक में क्रोमोसोम ज्यादा होंगे, किसी एक में क्रोमोसोम्स कम होंगे। अब नॉर्मल गैमीट, अब नॉर्मल न्यू इंडिविजुअल पैदा होंगे, सो ट्रेट्स में अच्छी खासी क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी। Next, if the alleles do not assort independently, which type of combination is missing in the progeny? कहता जी अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना हो रही हो, यानी अलील्स प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंटली सेपरेट ना हो रहे हो, तो फिर आप इसको जरा रिवर्स कर लें। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दे आर सेग्रीगेटिंग डिपेंडेंटली। तो याद रखिएगा, अगर डिपेंडेंटली अलील सेग्रीगेट हो रहे हो तो हमेशा हमारे पास पेरेंटल गैमीट्स ही बनेंगे और हमारे पास ट्रेट्स भी पेरेंटल ही आएंगे। इसका मतलब हमारे पास रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगा। तो शॉर्ट जो इसका आंसर बनेगा, देयर विल बी नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। Next, why has each gamete an equal chance of getting one or other alleles of a pair? तो बहुत आसान सा आंसर है, ऑन द बेस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है तो किसी भी जीन में कोई भी अलील जा सकता है। सो नेक्स्ट वन इज, डज द डोमिनेंट अलील मॉडिफाई द डिटर्मिनेटिव नेचर ऑफ इट्स रिसेसिव पार्टनर? व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप डू दे हैव? तो डेफिनेटली एक अलील का, चाहे वो डोमिनेंट है चाहे वो जो भी है, दूसरे अलील के ऊपर जो फिजियोलॉजिकल अफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं डोमिनेंसी। तो हमेशा एक अलील का दूसरे अलील पे इंटरेक्शन हो सकता है। इट मे बी कंप्लीट डोमिनेंसी, इट मे बी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इट मे बी ओवर, इट मे बी को। Which type of traits can be assorted independently? If the alleles are present on non-homologous chromosome, तो वो बड़ी आसानी के साथ segregate हो सकते हैं। And if they are present on same chromosome, mean genes are linked, they will never ever segregate. जब हमने कहा था round with yellow तो segregate हो गए थे, लेकिन अगर ट्रेट एक ही जीन पे होते तो वो कभी भी सेपरेट ना होते। नेक्स्ट है जी, व्हाई डज द ब्लड ग्रुप फिनोटाइप ऑफ अ पर्सन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ? याद रखिएगा, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ये डिपेंड करता है आई जीन पे, और आई जीन जो है ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। अब आपकी बॉडी का कोई भी ट्रेट जो है दैट विल एक्सप्रेस बाय डेफिनेटली जीनोटाइप। तो जब पूरी जिंदगी जीनोटाइप चेंज नहीं होनी तो कभी भी फिनोटाइप चेंज नहीं होगी। तो हमारी पूरी जिंदगी में जो हमारे पास 2 पेयर अलील के आ गए और उन्होंने जो एंटीजन पैदा करना शुरू कर दिया, दे विल रिमेन फिक्स फॉर एवर, दे विल नेवर एवर चेंज बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय सम स्पेसिफिक जीनोटाइप, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, व्हाट इज अ यूनिवर्सल ब्लड डोनर? तो याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, और अगर ए बी की बात की जाए तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है या एक्सेप्टर है।
एक और बात अगर हम इन डिटेल डिस्कस करें तो ओ में भी हमारे पास दो तरह का होता है, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव हमारे पास याद रखिएगा, इट इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। सो ओ यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ओ में भी हमारे पास ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द बेबी अगेंस्ट RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो बात का सपोज कर लीजिए हमारे पास जो फीमेल है, जो मदर है, वो ओ नेगेटिव ब्लड की हामिल है। अब ओ से मुराद उसमें एंटीजन तो कोई नहीं होगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडी ए भी है, बी भी है, और उसने कंसीव किया ब्लड ग्रुप ए वाला या ब्लड ग्रुप बी वाला बेबी, यानी फीटस। अब जैसे ही ब्लड ट्रांसफर होगा तो मदर के अंदर जैसे ही ब्लड जाएगा बेबी का, तो मदर के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद है, वो आने वाले एंटीजन को किल कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि RH का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ओ ने ही यानी ABO सिस्टम ने ही इस सिस्टम को, इस प्रॉब्लम को क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। तो इस केस में RH इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे, क्योंकि जो एंटीजन गए थे ए और बी, दे विल बी कंट्रोल्ड बाय ए एंड बी एंटीबॉडीज ऑफ ABO सिस्टम। तो RH एंटीजन के एक्टिव होने के चांसेस बहुत कम होंगे। Next, which type of genes do not obey the law of independent assortment? So the genes which are linked together, जीन लिंकेज के ऊपर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं होता, दे विल इनहेरिट टुगेदर बिकॉज दे आर लिंक्ड टुगेदर। हाउ कैन लिंक्ड जीन्स बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर? याद रखिएगा, हमेशा जो सेपरेशन होती है वो क्रॉसिंग ओवर पे डिपेंड करती है। सो जीन लिंकेज कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगर तो क्रॉसिंग ओवर हो गई देन दे कैन बी सेपरेटेड, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी देन दे विल नेवर एवर सेपरेटेड। व्हाट इज द मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस? बेसिकली मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस कहते हैं which are controlled by many genes as well as environment also have some specific kind of interaction there. सपोज जब हम बात करते हैं डायबिटीज को, तो जीन्स भी इसमें रोल परफॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ इसमें एनवायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। ब्लड प्रेशर भी जो है वो ट्रिगर कर सकती है, एक्टिव कर सकती है जीन को, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी किस्म की कोई सैड न्यूज जो है, या बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर है किसी भी किस्म का इंडिविजुअल के ऊपर, तो वो भी जीन को एक्सप्रेस कर सकता है, इसको स्विच ऑन कर सकता है। सो ऐसे ट्रेड जो कि बेशुमार जो है वो जीन से कंट्रोल हो रहे हो, एंड दे आर आल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर एज वेल, उन्हें हम बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। बेस्ट एग्जांपल है आपके पास ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया। नेक्स्ट है जी मॉडी। अगर हम टाइप 2 की बात करें, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, तो उसमें हमारे पास चांस था, 50% चांस था कि हमारे पास वो बिफोर 25 एज से पहले एक्सप्रेस हो जाती है, उसे हम बोलते थे मॉडी। अब इसमें ग्लूकोकाइनेज जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बना पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं होता एंड इट विल स्टार्ट टू एक्यूमुलेट, सो उसे हम बोलते थे मॉडी। नेक्स्ट है, कैन अ चाइल्ड हैव मोर इंटेलिजेंसी देन हिज पेरेंट्स? डेफिनेटली। इंटेलिजेंसी बेसिकली इट्स अ कॉन्टिन्यूअस ट्रेट व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन मैनी जीन्स। सो डेफिनेटली जितने ज्यादा जीन्स एक्टिव होते जाएंगे उतना ज्यादा इंटेलिजेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी, और जीन की एक्टिवेशन जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी अफेक्ट करती है। उसे अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, देन इट विल बिकम इंटेलिजेंट, उसे एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। और अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला और जीन्स स्विच ऑन नहीं हो पाए